हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मंजरी। हमने पिछली वीडियो में विज्ञापन योजना के बारे में पढ़ा था और नेक्स्ट आपका हेडिंग है विज्ञापन योजना में विज्ञापन एजेंसी की भूमिका। इसमें हम देखेंगे कि विज्ञापन एजेंसी क्या होती है, विज्ञापन एजेंसी की क्या भूमिका होती है, उसमें क्या क्या काम होते हैं एजेंसी में, जो विज्ञापन की एजेंसी होती है। विज्ञापन एजेंसी वह संगठन होती है जिसका कार्य विज्ञापन संबंधी सेवाएं प्रदान करना होता है। विज्ञापन एजेंसी में जो कार्य होता है वो उससे विज्ञापन से संबंधी जो सेवाएं होती हैं उन्हें प्रदान करती है। और विज्ञापन एजेंसी जो है उन व्यक्तियों का एक समुदाय होती है जो विज्ञापन मामलों में विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ऐसी एजेंसी में विज्ञापन लेखक, प्रति तैयार करने वाले और माध्यम चुनने वाले और विज्ञापन संबंधी जो परामर्श होते हैं उन्हें देने वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इसलिए उन्होंने विज्ञापन एजेंसी को विज्ञापन का संगठन भी मतलब कहा जाता है इसीलिए। और विज्ञापन एजेंसी में उन पेशेवर लोगों की संस्था होती है वह जो अपने विशिष्ट ज्ञान और अनुभव के आधार पर, जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके आधार पर उत्पादकों तथा व्यापारियों की वस्तुओं और सेवाओं का प्रभावपूर्ण विज्ञापन करती हैं। और इनके जो कार्य होते हैं, पहले मैं ये आप लोगों को विज्ञापन एजेंसी के बारे में समझा रही हूँ, फिर इसका जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो जो एजेंसी होती हैं इनके जो कार्य होते हैं वो ये होते हैं कि विज्ञापन प्रतिलिपि बनाना, विज्ञापन फिल्म तैयार करना, वस्तु का डिज़ाइन करना, व्यापार चिन्ह बनाना, लेबल तय करना और समाचार पत्रों एवं नगर के जो स्थान होते हैं, ऐसे स्थान जो मुख्य होते हैं स्थान, उनमें विज्ञापन के लिए एक सुरक्षित स्थान तय करना, रेडियो टेलीविज़न के लिए विज्ञापन तैयार करना, उन्हें प्रसारित करना, होल्डिंग्स लगवाना और उन पर विज्ञापन चित्र एवं संदेश चित्रित कराना, विज्ञापन फिल्मों के लिए संवाद, नारे आदि तैयार करना और जो लोग हैं उन्हें सहायता प्रदान करना कि वो किस तरीके से मतलब इसे जो प्रोडक्ट है इसे किस तरीके से ख़रीदें, कहाँ उन्हें जाके लेना है, ये सब चीज़ें, ये सब सहायता प्रदान करना, ग्राहकों का अध्ययन करना कि ग्राहक कहाँ पे हैं, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो ग्राहक हैं वो कहाँ पे हैं, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये सब विज्ञापन एजेंसियों का कार्य होता है। तो अब हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे जो है विज्ञापन योजना में विज्ञापन एजेंसी की भूमिका। इसमें देखिए, इसमें ज़्यादातर विज्ञापन निर्माता विज्ञापन एजेंसी पर ही निर्भर रहते हैं। जब विज्ञापनकर्ता और विज्ञापन एजेंसी मिलकर कार्य करते हैं तभी विज्ञापनकर्ता की व्यावसायिक योजना को प्रतिपादित करने में विज्ञापन एजेंसी मुख्य भूमिका निभा सकती है। जब निर्माता का कार्य जहाँ से समाप्त होता है वहीं से विज्ञापन एजेंसी का कार्य शुरू होता है। इसमें विज्ञापन लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा उन्हीं लक्ष्यों के आधार पर विज्ञापन प्रसारित करके बाजार और बाजार फर्म की स्थिति को बदलने की कोशिश करना विज्ञापन एजेंसी का काम होता है। इन कठिन कार्य के लिए एजेंसी अपनी सेवाएं देती है। एजेंसी इन सेवाओं को देने के लिए विज्ञापनकर्ता से शुल्क प्राप्त करती है। इट मीन्स इसमें ज़्यादातर विज्ञापनकर्ता विज्ञापन एजेंसी पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जो ज़्यादातर विज्ञापनकर्ता होते हैं, विज्ञापन जिन्होंने निर्माता जो होते हैं वो एजेंसी पर इसलिए डिपेंड रहते हैं कि उनको सब कुछ जो चीज़ें होती हैं वो एजेंसी के द्वारा प्राप्त हो जाती है कि उनका ऐड कहाँ होना है, कैसे ग्राहकों के बीच में होना है, कहाँ पे उनका प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा, ये सब चीज़ें। जब विज्ञापनकर्ता और विज्ञापन एजेंसी मिलकर काम करते हैं, जो विज्ञापनकर्ता होता है और एजेंसी जब मिलकर काम करते हैं तभी वो एक कमर्शियल योजना कहलाती है। जब निर्माता का कार्य जहाँ से समाप्त होता है, जो निर्माता होता है जब वो एजेंसी को दे देती है, मतलब विज्ञापन के लिए एजेंसी को हायर कर लेती है, तो उसके बाद से उसका काम वहाँ पे समाप्त होता है और एजेंसी का कार्य वहीं से शुरू होता है। इसमें एजेंसी में क्या होता है कि विज्ञापन के टारगेट का निर्धारण करना, उसके टारगेट को निर्धारित करके उनके टारगेट तक मतलब पहुँचना,
और बाजार फर्म की स्थिति को बदलने की कोशिश करना, जो पहले से प्रोडक्ट चल रहे हैं उससे रिलेटेड उन्हें चेंज करके अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे स्थापित करना, ये सब एजेंसी का कार्य होता है। इन कठिन कार्य के लिए एजेंसी अपनी सेवाएं देती है, यानी वो अपनी सर्विस देती है, और एजेंसी इन सर्विस देने के लिए विज्ञापनकर्ता से एक फ़ी जो होती है वो प्राप्त करती है। आगे देखेंगे मार्क यानी छापा यानी ब्रांड। ब्रांड किसी उत्पाद की पहचान करने का तरीका है। इसकी विभिन्न आकृतियां हो सकती हैं, जैसे एक नाम, शब्द, चिन्ह, प्रतीक या डिज़ाइन, जो उत्पाद को बेचने वाले सेवाओं की पहचान कराता है, जैसे मारुति, टाटा, कोलगेट। कानून संरक्षित एक ब्रांड नाम को व्यापारिक चिन्ह, ट्रेडमार्क कहा जाता है। ब्रांड नाम एक आधार, एक वायदा होता है जिससे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में पूर्ण जानकारी एवं विश्वास मिलता है। ब्रांड का इट मीन्स कि ब्रांड का ये मतलब है कि जो हम जैसे कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम लोग जो लोकल दुकान पे लोकल चीज़ें होती हैं उन्हें देखते हैं, और एक ब्रांड की चीज़ है जो हमने पहले यूज़ करी है या हमने पहले सुनी है, तो हमें ज़्यादा उसके ऊपर विश्वास होगा जो ब्रांड की चीज़ें होंगी कि ये ज़्यादा टाइम चलेंगी और ये ज़्यादा हमारे लिए अच्छी रहेंगी। तो ये उत्पाद की पहचान कराने का तरीका होता है। इसकी विभिन्न आकृतियाँ होती हैं, जैसे एक नाम होता है ब्रांड का, या एक शब्द होता है, या एक चिन्ह होता है। एक चिन्ह केवल कई चीज़ों का एक चिन्ह होता है जिससे भी उस ब्रांड को पहचाना जा सकता है, जो उत्पाद को बेचने वाले या सेवाओं की पहचान कराता है। जैसे मारुति का, टाटा का और कोलगेट का। ये क्या है, जैसे टाटा है, टाटा लिखा हुआ है केवल TA, लेकिन क्या है कि वो पहचान केवल नाम से ही पहचान कराता है कि हाँ ये एक ब्रांड है और इस ब्रांड की जो चीज़ हैं वो अच्छी हैं। कोलगेट जैसे ब्रांड है, मारुति ब्रांड है। अब पेस्ट कई तरह के आते हैं लेकिन वो ब्रांड के नहीं हैं, उनके भी नाम होते हैं, लेकिन वो जो हैं वो आपको एक क्वालिटी ब्रांड नहीं लगते हैं। क्वालिटी ब्रांड वो लगते हैं आपको जो आप जिन्हें ज़्यादा यूज़ कर चुके हो और जिनके ऊपर आपका विश्वास है। कानून संरक्षित एक ब्रांड नाम को व्यापारिक चिन्ह कहा जाता है, जो लॉ प्रोटेक्टेड ब्रांड होता है, जो मतलब कानून से जिसे लिया गया है। ये नहीं कि हमने कोई चीज़ दुकान में कोई चीज़ रखी है और उसका अपने आप से नाम दे दिया, वो नहीं। जो कानून के द्वारा एक नाम रखा जाता है, ब्रांड नेम रखा जाता है, तो उसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। ब्रांड नाम एक आधार, एक वायदा होता है, मतलब एक ये बेस होता है और एक ये वायदा होता है, यानी एक विश्वास होता है जिससे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके बारे में पूरी जानकारी व विश्वास मिलता है कि ये ब्रांड, इस ब्रांड की ये चीज़ है तो ये बेटर ही होगी, और अगर कोई लोकल चीज़ है तो वो उसके अकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो ब्रांड पे हम लोग को विश्वास होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ब्रांड एम्बेसडर। किसी भी ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में सर्वप्रथम लक्स साबुन के लिए अभिनेत्री लीला चिटसिन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ब्रांड एम्बेसडर अपने ब्रांड की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। खेल, सिनेमा व अन्य क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों द्वारा प्रत्येक ब्रांड की छवि बनाने के लिए विज्ञापन में उत्पाद का प्रयोग करते दिखाया गया है। जो बिक्री बढ़ाने व ब्रांड की छवि बनाने के लिए विज्ञापन में उत्पाद का प्रयोग करते दिखाया गया है। इससे उपभोक्ता सोचता है कि अमुक व्यक्ति ब्रांड का प्रयोग करता है तो वह अच्छा ही होगा। इट मीन्स कि किसी भी जो ब्रांड एम्बेसडर होता है, जो ब्रांड होता है उसका ब्रांड एम्बेसडर मतलब जो उसे उस एड में उसे दिखा रहा है, तो वो ब्रांड एम्बेसडर जो होता है वो ब्रांड की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। इसके लिए जो जाने माने पॉपुलर जो लोग होते हैं, फिल्म जगत के हो सकते हैं या क्रिकेट जगत के हो सकते हैं, जिन्हें हम जानते हैं अच्छे से, उन लोगों को लिया जाता है
जिससे कि लोग ये सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें यूज़ कर रहा है तो वो चीज़ अच्छी ही होगी। तो देखिए, किसी ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर की एक महत्वपूर्ण रोल होता है। भारत में सबसे पहले लक्स साबुन के लिए एक अभिनेत्री थी, लीला चिटसिन। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था स्टार्टिंग में भारत में, कि लक्स साबुन जो है इसका इन्होंने ऐड किया था। ब्रांड एम्बेसडर अपने ब्रांड की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। वो उसको लेने के लिए जो दूसरे लोग देखते हैं कि हाँ, जो हमारे हमारे पसंद के जो अभिनेता हैं या फिर कोई क्रिकेटर हैं, जो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उन्होंने अगर ये चीज़ यूज़ करी है तो वो चीज़ अच्छी होगी। तो ये उसकी विश्वसनीयता को इस चीज़ को बढ़ाता है। ब्रांड की छवि बनाने के लिए, यानी उसकी एक इमेज बनाने के लिए विज्ञापन में उत्पाद का प्रयोग करते दिखाया जाता है। जैसे लक्स साबुन का ऐड है तो फिर उसमें दिखाया गया है कि उस साबुन से नहाते हुए किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को दिखाया गया है। जो बिक्री बढ़ाने व ब्रांड की छवि, उसकी एक इमेज बनाने के लिए उसको दिखाया जाता है। इससे उपभोक्ता सोचता है कि अमुक व्यक्ति, यानी जो वो व्यक्ति है जो उसका ब्रांड एम्बेसडर है उस ब्रांड का, उसका प्रयोग करता है, तो यानी कि वो अच्छा ही होगा। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, ब्रांड एक्विटी। ब्रांड एक्विटी एक ब्रांड का मूल्य है जो उच्च ब्रांड निष्ठा, ब्रांड छवि, नाम की जागरूकता, ग्रहण की गई गुणवत्ता, मजबूत ब्रांड संबंधों जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट एवं चैनल संबंधों, जो ब्रांड जगत में बड़े ब्रांड का दौर है। नहीं, ब्रांड एक्विटी पढ़ रहे थे हम। ब्रांड एक्विटी एक ब्रांड का मूल्य है जो उच्च ब्रांड निष्ठा, ब्रांड की छवि, नाम की जागरूकता, ग्रहण की गई गुणवत्ता, मजबूत ब्रांड संबंधों जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट एवं चैनल संबंधों जो ब्रांड के पास हैं के विस्तार पर आधारित होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रांड एक्विटी है, ये ब्रांड का एक मूल्य होता है, एक वैल्यू होती है जो उच्च ब्रांड निष्ठा, यानी एक ऊंचे स्तर के ब्रांड जो होते हैं उसकी निष्ठा, उसकी एक इमेज और उसके नाम की जागरूकता की, और उसकी जो क्वालिटी है, और उसकी जो मजबूत ब्रांड संबंधों, जैसे कि कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनकी मजबूती जो है उस ब्रांड के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो उन्हें जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट एवं चैनल संबंधों जो ब्रांड के पास है के विस्तार पर आधारित होता है। ब्रांड अपने सामर्थ्य एवं मूल्य की एक मात्रा रखते हैं जो अलग अलग होती है। एक ताकतवर ब्रांड के पास उच्च ब्रांड इक्विटी होती है, अर्थात यह ब्रांड का अनुमानिक मूल्य होता है जिसे उत्पाद के ब्रांड नाम से उत्पन्न किया गया है। जो मूल उत्पाद और ब्रांड नाम के मूल्य का अंतर होता है। ब्रांड इक्विटी एक कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो ब्रांड इक्विटी होती है वो ब्रांड के वैल्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। उसकी निष्ठा के लिए, उसकी छवि बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बाजार में ब्रांड अपने सामर्थ्य, मतलब अपने अकॉर्डिंग मूल्य की एक मात्रा रखते हैं, एक मूल्य रखते हैं जो अलग अलग होती है। एक ताकतवर ब्रांड के पास उच्च ब्रांड इक्विटी होती है। ताकतवर ब्रांड मीन्स कि जो इस तरह का ब्रांड है जो बहुत टाइम से चल रहा है और जिसके ऊपर लोगों को विश्वास है, अर्थात यह ब्रांड का अनुमानिक मूल्य होता है जिसे उत्पाद के ब्रांड नाम से उत्पन्न किया गया है। जो मूल उत्पाद और ब्रांड नाम के मूल्य का अंतर होता है और यह कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, ब्रांड की छवि। विज्ञापन जगत में बड़े ब्रांड का दौर है, जो दिखता है वही बिकता है। ब्रांड की छवि, इट मीन्स ब्रांड की एक इमेज जो होती है। इसमें देखिए, विज्ञापन जगत में बड़े ब्रांड का दौर है।
जो बड़े ब्रांड हैं उसमें क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है, जैसे बोलते हैं। डेविड ओगिलवी के अनुसार उत्पाद और कंपनी की छवि ही उत्पाद को बेचने के लिए काफ़ी है। ये डेविड ओगिलवी जो है, इनके अनुसार उत्पाद और कंपनी की छवि ही उत्पाद को बेचने के लिए काफ़ी है, इन्होंने ये बोला है। आगे देखिए, एक ब्रांड के भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम होते हैं। भौतिक आयाम उत्पाद के अपनी भौतिक विशेषताओं एवं पैकेज के डिज़ाइन या लोगो, अक्षरों, आकारों, कला और रंग जो विज्ञापनकर्ता डिज़ाइनों में ब्रांड छवि को निर्धारित करने के लिए प्रयोग करता है से बना होता है। जबकि मनोवैज्ञानिक आयाम में उत्पाद के लिए लोगों की जो भावनाएं, विश्वास, मूल्य एवं उपभोक्ता के मन में उत्पाद के प्रति विश्वास जो होता है वो शामिल होता है। इसमें देखिए, भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम होते हैं। इसमें क्या होता है कि भौतिक आयाम जो होता है वो उत्पाद की जो प्रोडक्ट होता है उसकी विशिष्टताओं, उसकी जो क्वालिटी होती है एवं पैकेज के डिज़ाइन या लोगों या अक्षरों, लोगो मतलब लोगो, अक्षरों, आकारों, कला, रंग जो विज्ञापन करता डिज़ाइन में उसकी जो ब्रांड की छवि होती है, इमेज जो होती है, उसे निर्धारित करने के लिए प्रयोग करता है। मतलब जो आपका ब्रांड है उसमें जो उसका पैकेजिंग की गई है, उस पे जो लोगो बनाया गया है, उस पे जो अक्षर, आकार और जो उसमें रंग डाले गए हैं विज्ञापनकर्ता ने, और जो डिज़ाइन डाला हुआ है, उससे भौतिक मतलब ये जो उससे जो होता है भौतिक आयाम उत्पाद मतलब ये भौतिक आयाम जो है अ, ये होता है। और जबकि मनोवैज्ञानिक आयाम में क्या होता है कि उत्पाद के लिए लोगों की जो भावनाएं हैं, उस प्रोडक्ट के लिए लोगों की जो इमोशंस है और विश्वास है और मूल्य एवं उपभोक्ता के मन में उत्पाद के प्रति जो विश्वास शामिल होता है वो आता है। मनोवैज्ञानिक में क्या आता है कि जो उनकी फीलिंग्स होती हैं उस प्रोडक्ट के लिए। और भौतिक आयाम में क्या आता है, जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, उसमें जो चीज़ें बनी हैं और जो उसमें पैकेजिंग है, उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो चीज़ें आती हैं। तो आगे देखिए, अगला हेडिंग है ब्रांड के प्रति जागरूकता, निष्ठा, कार्यक्षमता एवं जुड़ाव। इसमें देखिए, जिस ब्रांड के बारे में उपभोक्ता हमेशा जागरूक बना रहता है कि उस ब्रांड के कौन कौन से उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं, उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और कौन से नए उत्पाद बाजार में आ रहे हैं आदि की जानकारी उपभोक्ता रखता है, जो उसे विपणन संप्रेषण से मिलती है। अर्थात ये विपणन संप्रेषण की प्रभावकारिता का सामूहिक मापन है। यह उपभोक्ता का ब्रांड के प्रति पुनः स्मरण है, जो उसकी उस ब्रांड के प्रति जागरूकता कहलाती है। इसमें देखिए, ब्रांड के प्रति जागरूकता मतलब जो ब्रांड वो लेता रहता है उसके प्रति जागरूकता, निष्ठा और कार्यक्षमता एवं जुड़ाव। जो ब्रांड हम लोग लेते हैं उसके साथ हम लोग का एक जुड़ाव हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि हाँ ये ब्रांड ही हमें सूट करेगा। हम अगर चेंज करेंगे तो हो सकता है कि वो हमें सूट ना करे। इसमें देखेंगे, जिस ब्रांड के बारे में उपभोक्ता हमेशा जागरूक बना रहता है कि वो ये जो हम ब्रांड ले रहे हैं इसमें क्या क्या नया आया है बाज़ार में, क्या क्या चेंजेस आए हैं, या फिर उसके बारे में जो सारी जानकारी है वो उपभोक्ता रखता है। कि जैसे कोई फ़िलिप्स कंपनी है, फ़िलिप्स के कौन कौन से प्रोडक्ट आए हैं, उसमें क्या क्या आया है। अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐसा यूज़ करते हैं, सैमसंग, फ़िलिप्स या कोई भी, तो हम ज़्यादातर उसी के ही बाकी सारे प्रोडक्ट भी उसी के ही खरीदेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या नया आया है, क्योंकि हमें उसके ऊपर विश्वास है। यह उपभोक्ता का ब्रांड के प्रति पुनः स्मरण है, यानी कि वो दोबारा उसी चीज़ को स्मरण करता रहता है और उसके प्रति ये उसकी जागरूकता, अवेयरनेस कहलाती है। आगे देखेंगे, उपभोक्ता एक ब्रांड के प्रति निश्चित होता है तथा वह उपभोक्ता एक विशेष प्रकार की वस्तु की मांग करता है
तो वह वहाँ ब्रांड के प्रति निष्ठा, ब्रांड के प्रति निश्चितता के से ज़्यादा मजबूत होती है। वस्तु की गुणवत्ता और निरंतर बिक्री बनाए रखना ब्रांड छवि के लिए आवश्यक है। इट मीन्स उपभोक्ता एक ब्रांड के प्रति निश्चित होता है कि हाँ, ये ब्रांड जो है ये हमारे लिए बिल्कुल सही है, तथा वह उपभोक्ता एक विशेष प्रकार की वस्तु की मांग करता है। तो वहाँ ब्रांड के प्रति निष्ठा, ब्रांड के प्रति निश्चितता से ज़्यादा मजबूती होती है। मतलब वो उसी ब्रांड में अगर कुछ और प्रोडक्ट कुछ और मांगता है तो ये उसकी एक ब्रांड के प्रति मजबूती होती है। वस्तु की गुणवत्ता और निरंतर बिक्री बनाए रखना ब्रांड की छवि के लिए आवश्यक है। वस्तु की जो गुणवत्ता होती है यानी उसकी जो क्वालिटी होती है वो निरंतर बिक्री के लिए, अगर क्वालिटी घट जाएगी तो बिक्री जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए वस्तु की जो क्वालिटी है उसको बनाए रखना ब्रांड की इमेज के लिए आवश्यक है। आगे देखिए, किसी भी उत्पाद की ब्रांड छवि के निर्माण में कई तथ्यों का योगदान रहता है। बिक्री लाभों, पैकेज, कार्यक्षमता, बढ़त, वितरण, बाजार में मौखिक प्रचार, विचेतात्मक विश्लेषण। जो उपभोक्ता ने महसूस किया है उसे उपभोक्ता ब्रांड की कार्यक्षमता के रूप में ग्रहण करता है। कुछ ब्रांड निम्नलिखित हैं। तो इसे देखेंगे। किसी उत्पाद की ब्रांड छवि के निर्माण में कई तथ्यों का योगदान रहता है। अगर हम उसे ब्रांड की जो इमेज होती है उसके निर्माण में कई सारे तथ्य ऐसे हैं जिनका योगदान रहता है, जैसे उसकी बिक्री और लाभों, पैकेज और कार्य क्षमता, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, बढ़त, वितरण की वो कितना पॉपुलर हो रहा है, बाजार में मौखिक प्रचार यानी कि बोलकर प्रचार करना, और ये सब उपभोक्ता ने महसूस किया है उसे उपभोक्ता ब्रांड की कार्य क्षमता के रूप में ग्रहण करता है। ये उसकी कार्य क्षमता के रूप में यानी ब्रांड परफॉर्मेंस के रूप में ग्रहण करता है। कुछ ब्रांड निम्नलिखित हैं, जैसे हवाई कंपनी, एयरलाइंस, इंडिगो। जैसे बहुत सारी हैं हवाई कंपनी, लेकिन क्या इंडिगो को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पे जैसे है तो इसमें कोका कोला और पेप्सी और फैंटा कई तरह के हैं इस तरीके से। और विश्व स्तर के कुछ प्रमुख ब्रांड निम्नलिखित हैं, जैसे एप्पल, गूगल और फेसबुक। ये क्या है, विश्व स्तर के हैं जो सब जगह पॉपुलर हैं। जैसे एप्पल की जो चीज़ें आती हैं, गूगल और फेसबुक। ये हम लोगों का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। इसके बारे में आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे और वीडियो को सुन लेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नई वीडियो से स्टार्ट करेंगे।